हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू हैव वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर आज के क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआईटी मेंस हो या एग्ज़ाम प्रत्येक साल 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी से। और ये बहुत ही ईजी चैप्टर भी है, ईजी टॉपिक भी है। अगर जिस तरह से हम पढ़ाते हैं उस तरह से आप पढ़ते हो, सीखते हो, तो ये गारंटी है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं बनेगा। आप क्वेश्चन को फील करके सही से बनाओगे। अब ये इजी चैप्टर क्यों है, आइए उससे बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी को अगर हम दूसरा नाम दें तो कौन नाम दे सकते हैं, ज़रा सोचिए। अगर प्रोबेबिलिटी को बोला जाए आपको कोई दूसरा नाम देने के लिए इस टॉपिक का, तो इसे आप सबसे बेहतरीन नाम, सबसे अच्छा नाम, सटीक नाम दे सकते हैं, चांस। जी हाँ, तो हम इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में किसी भी वर्ग के चांस के बारे में ही पढ़ेंगे। उसका चांस क्या है, होने का या नहीं होने का। तो अब जरा सोचिए, ये चांस के बारे में आप लोग कब से सोचते हैं? बहुत बचपन से ही सोचते हैं। जैसे बहुत बचपन में कोई एग्ज़ाम देते होंगे तो आप ज़रूर सोचते होंगे क्या चांस है इस एग्ज़ाम में मुझे अच्छे मार्क आएंगे, या क्या चांस है ये एग्ज़ाम ख़राब जाएगा, या क्या चांस है ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा और हम मोर देन 60% मार्क अचीव करेंगे या मोर देन 80% मार्क अचीव करेंगे। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कल के मौसम के बारे में कुछ, तो क्या आप चांस के बारे में बताइएगा? जो हो सकता है कि कल धूप हो, या हो सकता है कल बारिश हो। यही जो चांस हम प्रेडिक्ट करते हैं, तो इसी चांस को हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है और ये प्रोबेबिलिटी को हम कैसे चांस कहते हैं। तो देखिए, चांस जो होता है वो किसी न किसी इवेंट का होता है। मतलब प्रत्येक इवेंट का, प्रत्येक वर्ग का, इवेंट आई मत सोचिए, प्रत्येक वर्ग का कुछ ना कुछ चांस होता है। जैसे वर्ग क्या होता है, वर्ग हुआ कि एग्ज़ाम देते हैं तो ये वर्ग ही हुआ। और उसका चांस क्या है? चांस है कि आपका रिजल्ट आना। वो जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं? चांस हुआ। जो आप फर्स्ट डिवीज़न आ जाए या सेकंड डिवीज़न आ जाए, या आप मोर देन 80% मार्क्स लाए, या हो सकता है आप फेल हो जाए, तो यही चांस है। तो चांस होता है हमेशा किसी न किसी वर्ग का। तो यही कोई वर्ग, एनी वर्ग, ये एनी वर्ग जो है सो, यही एनी वर्ग को हम क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट कहेंगे। कोई भी काम हो, कोई भी वर्ग हो, उसे क्या कहेंगे हम? एक्सपेरिमेंट। इसी को कहते हैं एक्सपेरिमेंट। कोई भी वर्ग हो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, हर एक वर्ग का कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है कुछ ना कुछ रिजल्ट। जैसे आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम देना एक वर्क है, उसका रिजल्ट क्या है? फेल होना या पास होना, या ए ग्रेड आना या बी ग्रेड या A+ ग्रेड आना, ये सब उसका क्या है? रिजल्ट है। तो वही एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आएगा, किसी भी एक्सपेरिमेंट या बोल सकते हैं किसी भी वर्क का जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को क्या कहते हैं हम? उसका आउटकम्स। इस प्रोबेबिलिटी में उसी एक्सपेरिमेंट को, इस प्रोबेबिलिटी में वही कोई वर्क को हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। हाँ, एनी वर्क को हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, और उस एक्सपेरिमेंट का, उस वर्क का जो रिजल्ट आएगा उसे बोलेंगे हम आउटकम्स। हाँ, जैसे कि आप ये सोचिए, आपके पास एक सिक्का है, कॉइन है, और कॉइन को टॉस करते हैं। तो टॉस करना क्या हुआ? टॉस करना हुआ वर्क, और उसका रिजल्ट क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यही हेड आना और टेल आना उसका आउटकम्स है। और जब इसी आउटकम्स को हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा लगा के लिख देते हैं, कोमा सेपरेट कर देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम? उसी को कहते हैं सैंपल स्पेस। तो अब देखिए आउटकम्स, तो लिख सकते हैं आप a set of all possible outcomes called sample space। देखिए, a set of all possible outcomes called sample space। सैंपल स्पेस किसे कहते हैं? जो वही कोई वर्क है, कोई वर्क को प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, और एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आएगा उसको हम आउटकम्स बोलते हैं। जो आउटकम्स को हम आउटकम्स के एक सेट ले लेते हैं। सेट कैसे लेते हैं? सेट हमेशा लेते हैं, सेट के एलिमेंट को हमेशा हम क्या करते हैं? E1, E2, EN मान लीजिए कोई एक एक्सपेरिमेंट है जिसका कि
इवेंट E1 E2 E3 है, जब उसके इवेंट को हम कोमा लगा के सेपरेट कर देते हैं किसी करली ब्रैकेट के अंदर, उसी को स्टेट बोलते हैं। तो अगर ऐसा हो कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स को, ऑल पॉसिबल आउटकम, सारे आउटकम्स को अगर हम का एक सेट बनाए तो उस सेट को क्या बोलेंगे हम? सैंपल स्पेस। ये याद रखिएगा, इसे कहते हैं सैंपल स्पेस। जैसे कि एग्जांपल में आप देखिए, आप कॉइन को टॉस करते हैं, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। अगर किसी कॉइन का टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, तो उसका आउटकम्स क्या आता है? सोचिए, आउटकम, उसका आउटकम्स क्या आएगा? अगर किसी कॉइन को टॉस किए तो उसका आउटकम्स आएगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये जगह ना। तो हेड को एस से डिनोट करते हैं और टेल को टी से डिनोट करते हैं। किसी भी कॉइन को अगर आप टॉस कीजिएगा तो दो ही चीज़ आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। अब इसलिए अगर हेड और टेल को हम किसी करली ब्रैकेट के अंदर कोमा लगा के सेपरेट कर दें, इसको क्या कहेंगे हम? इस एक्सपेरिमेंट का तो टॉसिंग ऑफ कॉइन, कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो एक वर्क कर रहे हैं, तो वर्क क्या होगा? एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का क्या कहेंगे हम? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को जनरली एस से डिनोट करते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? हेड और टेल, यही हो सैंपल स्पेस। अब देखिए, एक्सपेरिमेंट को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक्सपेरिमेंट को कितने भाग डिवाइड करते हैं? दो भाग में। पहले को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, और दूसरा को कहते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इस दोनों में अंतर समझते हैं। वैसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम्स फिक्स नहीं हो, आउटकम्स क्या आ सकता है वो फिक्स नहीं हो, यानी कि एनी एक्सपेरिमेंट whose outcomes not fixed, any experiment whose outcomes not fixed called random experiment। वैसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम्स मेरा फिक्स नहीं हो उसे कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किसे कहेंगे? एक्सपेरिमेंट whose outcomes are fixed, जिसका आउटकम फिक्स्ड हो उसको हम क्या कहेंगे? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? प्रोसेस फिक्स होता है ना, मेथड फिक्स होता है। जैसे कि मेथड क्या होगा? फिक्स होगा। उस एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस क्या होगा? ये भी फिक्स होगा। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट का क्या होगा? जो आउटकम्स है ये नॉट फिक्स्ड। अब इसी तरह इसमें देखिए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में इसका मेथड भी फिक्स होता है। मेथड भी क्या होता है? फिक्स। इसका प्रोसेस भी फिक्स, और इसका आउटकम्स भी फिक्स। कैसे होता है हम बताते हैं आपको। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जनरली हम लोग लैब में करते हैं। अब खुद सोचिए, जब आप लैब में वर्क कर रहे थे तो आपको जो भी एक्सपेरिमेंट दिया गया था, लैब में क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट में क्या क्या होता है? देखिए, एम होता है। सबसे पहले एम लिखते हैं, उसको लिखते हैं प्रोसेस, उसका क्या लिखते हैं? जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट। तो रिजल्ट को ही क्या कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी में? रिजल्ट को ही कहते हैं हम आउटकम्स। देखिए, अब क्या था, जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एम भी फिक्स था। एम आपको दिया हुआ था कि ये एम है आपका। प्रोसेस भी आपका फिक्स था कि इस प्रोसेस से इस एक्सपेरिमेंट को करना है। क्या था? एम भी फिक्स था और प्रोसेस से फिक्स था। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम इस प्रोसेस से करेंगे, प्रोसेस से मेरा फिक्स था। और लास्ट में रिजल्ट मेरा फिक्स था। जो मेरा एम था, जब एम पे हम पहुंच जाते थे तो क्या कहते हैं? मेरा रिजल्ट आ गया। यानी कि आपका एम भी फिक्स है और प्रोसेस भी फिक्स है और रिजल्ट भी फिक्स है। ये तीनों चीज़ जब फिक्स है उसको क्या बोलेंगे हम? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? मेथड फिक्स है। जैसे कॉइन को आपको टॉस करना है
तो कॉइन को टॉस करना उसका कुछ मेथड है, तो कॉइन को पहले लीजिएगा हाथ में तब टॉस कीजिएगा। उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे उछालते हैं, ऐसे उछालते हैं, तो ये प्रोसेस ही फिक्स है। यानी कि कॉइन को टॉस करने का मेथड ही फिक्स है, प्रोसेस भी फिक्स है। लेकिन अब टॉस करने के बाद अब रिजल्ट मेरा क्या आएगा वो फिक्स नहीं है। हो सकता है हेड भी आए, हो सकता है टेल भी आए। तो क्या देखें हम, रैंडम एक्सपेरिमेंट में मेथड भी फिक्स है, प्रोसेस भी फिक्स है, लेकिन आउटकम फिक्स नहीं है। तो दुनिया का वो सारा वर्क रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा जिसका रिजल्ट मेरा फिक्स नहीं हो कि क्या आएगा या नहीं आएगा। तो इतना नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं इसमें। तो ये क्या हो गया, हम लोग अभी तक रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़े, उसके बाद साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़े। तो आईआईटी के सिलेबस में ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आपको नहीं है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है। ये एक्सपेरिमेंट लैब में ही करते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट ऑलवेज फिक्स होता है। तो जिसका रिजल्ट फिक्स होगा उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, अभी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं पढ़ना है। तो आईआईटी के सिलेबस में दिया हुआ आपको ये रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। तो आइए आप देखते हैं इवेंट क्या होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं इवेंट के बारे में। इवेंट क्या होता है, इवेंट। अब देखिए, कोई सा भी एक्सपेरिमेंट है, उसके रिजल्ट को क्या बोलेंगे हम, आउटकम्स। तो ये आउटकम्स जो है, आउटकम्स के सेट को क्या बोलते हैं, आउटकम्स के सेट को बोलते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी इवेंट, एनी एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो मान लीजिए कि कोई आप डाइस को थ्रो किए, डाई होता है, डाई को आप थ्रो किए या रोल्ड किए, डाई को रोल्ड किए। तो रोल्ड करना क्या हुआ, रोल्ड करना ये हो गया वर्क। और किसी भी वर्क को हम प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट। यही मान लीजिए मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया, रोल्ड करना क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। इसका आउटकम क्या क्या आएगा बताइए। तो आउटकम क्या आ सकता है, किसी डाई को अगर हम रोल्ड करेंगे तो आउटकम क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। ये हो गया इसका आउटकम्स हो गया। और अगर हम बोले कि इस इवेंट का सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस क्या कीजिएगा, इसी आउटकम्स को आप करली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिएगा तो वो सेट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये सेट हो गया। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो एक्सपेरिमेंट का होता है वही मेरा क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस। इवेंट वो होता है कोई भी चीज़ जो सैंपल स्पेस से रिलेटेड हो, जो सैंपल स्पेस से रिलेटेड हो उसे क्या बोलेंगे हम, इवेंट बोलेंगे। जैसे कि अगर डाई को थ्रो करते हैं तो 1 आना मेरा एक इवेंट है। क्या है, अगर बोल दिए डाई को थ्रो किया यहाँ पे और 1 आ गया तो 1 आना क्या मेरा होगा, इवेंट है। ये भी एक इवेंट आना, 1 आना या बोलेंगे इवेंट नंबर का आना। इवेंट नंबर क्या आ सकता है, 2 4 या 6, यही मेरा क्या हो गया, इवेंट हो गया। या बोलेंगे हम अगर डाई को रोल करते हैं तो प्राइम नंबर का आना, प्राइम नंबर क्या आ सकता है, 2 3 5, ये आ सकता है प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर का आना, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया इवेंट। यानी कि कोई भी चीज़ जो सिंपल स्पेस से रिलेटेड हो उसे क्या बोलेंगे हम, इवेंट। तो इवेंट का एग्जांपल, इवेंट का डेफिनेशन देखिए, एनीथिंग्स रिलेटेड विद सिंपल स्पेस कॉल्ड इवेंट। क्या होता है, कोई भी चीज़ जो सिंपल स्पेस से रिलेटेड हो उसे क्या बोलेंगे हम, इवेंट बोलेंगे। और क्या देखिए आप, ये 1 क्या है, 1 को बोल सकते हैं आप सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस। अब ये इवेंट नंबर का ना 246 क्या बोल सकते हैं, 246 क्या है, ये भी है सबसेट है मेरा किसका, तो सिंपल स्पेस का, सिंपल सबसेट है। और ये भी सबसेट है मेरा किसका, सिंपल स्पेस का, है ना, सिंपल स्पेस सबसेट है। तो क्या बोल सकते हैं हम, जो इवेंट हमेशा सिंपल स्पेस का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहां से लिख सकते हैं इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस, है ना। यहां से बोल सकते हैं इवेंट जो मेरा होता है वो सिंपल स्पेस का क्या होता है, सबसेट होता है ना, सिंपल सबसेट होता है। तो अब क्या देखें, अब इस चैप्टर में हम
केवल चांस के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी एक्सपेरिमेंट के होने का और नहीं होने का चांस कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे हम इस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी about the chance of happening or not happening of any event। तो क्या देखें, इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द चांस के बारे में। किसके चांस के बारे में? किसी भी इवेंट के होने या नहीं होने के चांस के बारे में हम केवल स्टडी करेंगे। किसमें? प्रोबेबिलिटी में। जो किसी भी इवेंट का होने का चांस क्या है, नहीं होने का चांस क्या है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से समझते हैं कि आउटकम्स क्या होता है और आउटकम्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई भी वर्क प्रोबेबिलिटी में हो उसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट में का रिजल्ट जो है उसको हम आउटकम्स कहते हैं, और ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जो हम सेट बना देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस में कोई भी थिंग्स जो कि सैंपल स्पेस से कनेक्टेड हो, सैंपल स्पेस से रिलेटेड हो, उसे क्या बोलेंगे? हम इवेंट बोलेंगे। और इवेंट हमेशा क्या होता है? इवेंट जो है सबसेट होता है किसी भी सैंपल स्पेस का। तो ये पढ़े थे। उसका पढ़े थे एक्सपेरिमेंट दो टाइप का होता है, जिसका आउटकम फिक्स हो। जिसका आउटकम फिक्स हो उसे कहते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जो कि हम लोग लैब में करते हैं और प्रोबेबिलिटी में नहीं पढ़ना है। और दूसरा होता है जिसका आउटकम फिक्स नहीं हो, कोई सा भी वर्क किए हम, वर्क करने को उसका प्रोसेस फिक्स हो, उसका मेथड फिक्स हो, लेकिन उसका रिजल्ट फिक्स नहीं हो, आउटकम्स फिक्स नहीं हो, तो उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इस चैप्टर में, इस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में हम लोग उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के होने का या नहीं होने का जो चांस है उसी के कैलकुलेशन के बारे में हम इस प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे। तो आइए अब एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल ये है, देखिए एग्जांपल है, राइट सैंपल स्पेस ऑफ। पहला में टॉसिंग ऑफ है, टॉसिंग ऑफ है कॉइन। अब देखिए किसी कॉइन को टॉस कीजिएगा तो टॉस करना क्या है? एक वर्क है, और वर्क को क्या बोलते हैं हम? एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम्स आएगा वो आउटकम्स क्या होगा वो हमको लिखना है, यानी कि आउटकम्स के सेट को लिखना है, सैंपल स्पेस को लिखना है। तो अब खुद सोचिए, कोई एक कॉइन है तो कॉइन को अगर टॉस किए तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? उसका पहले सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस देखिए, एक टॉसिंग ऑफ एक कॉइन को जब टॉस किए तो सैंपल स्पेस क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। जब इसे हेड और टेल को हम कोमा लगा के एक करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को बोलेंगे सैंपल स्पेस। और दूसरा है जब हम टॉसिंग ऑफ टू कॉइन है, माने ये है कॉइन नंबर 1 और ये है कॉइन नंबर 2। जब दो कॉइन को हम टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है? खुद सोचिए। हो सकता है पहला कॉइन में हेड आ जाए, दूसरा भी कॉइन में हेड आए, हो सकता है ना। दो कॉइन को एक ही बार हम टॉस किए तो क्या हो सकता है? पहले कॉइन में भी हेड आ सकता है और दूसरे कॉइन में भी हेड आ सकता है। हो सकता है पहला कॉइन में हेड आ जाए, दूसरा कॉइन में टेल आ जाए। हो सकता है पहला कॉइन में टेल आ जाए, दूसरा कॉइन में हेड आ जाए। हो सकता है दोनों कॉइन में टेल आ जाए। तो जब इसी को हम कोमा लगा के लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है? उसका सैंपल स्पेस। यानी कि दो कॉइन है, टॉस के दोनों में कुछ ना कुछ आएगा। तो देखिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? हो सकता है क्या पहला में हेड आ जाए और दूसरा में भी हेड आ जाए, पहला यही है। या हो सकता है पहला में आ जाए आपको हेड और दूसरा में क्या आ जाए? 2 होगा। दूसरा में क्या आ जाए आपको? टेल। देखिए, या हो सकता है पहला कॉइन में आपको टेल आ जाए और दूसरा कॉइन में क्या आ जाए? आपको हेड आ जाए। या हो सकता है पहला कॉइन में टेल आ जाए और दूसरा कॉइन में भी आपको टेल आ जाए। यही और पॉसिबल है। तो बस यही हो गया।
अब देखिए अगर 3 कॉइन को हम टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, इससे हम एक रिजल्ट लिखने वाले हैं अभी। अब तीसरा है टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन। 3 कॉइन्स को जब हम टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है। अब देखिए खुद यहाँ मान लीजिए कॉइन नंबर 1 है, ये कॉइन नंबर 1 है, ये कॉइन नंबर 2 है और ये कॉइन नंबर 3 है। देखिए ये 3 कॉइन को टॉस किया तो क्या आ सकता है। देखिए हो सकता है पहला कॉइन में हेड आ जाए, दूसरा कॉइन में भी हेड आ जाए और तीसरा कॉइन में भी हेड आ जाए, ये हो सकता है। या आपको हो सकता है पहला कॉइन में हेड आ जाए, दूसरा कॉइन में भी हेड आ जाए और तीसरा कॉइन में टेल आ जाए। या हो सकता है पहला कॉइन में हेड आ जाए और दूसरा कॉइन में टेल आ जाए और तीसरा कॉइन में हेड आ जाए, ये हो सकता है। या हो सकता है क्या पहला कॉइन में हेड आ जाए, दूसरा कॉइन में टेल आए और तीसरा कॉइन में टेल आए। या क्या हो सकता है पहला कॉइन में टेल आ जाए, दूसरा कॉइन में टेल आ जाए और तीसरा कॉइन में टेल आ जाए। या क्या हो सकता है पहला कॉइन में टेल आ जाए, दूसरा कॉइन में टेल आ जाए और तीसरा कॉइन में हेड आ जाए। या क्या हो सकता है पहला कॉइन में टेल आ जाए, दूसरा कॉइन में हेड आ जाए और तीसरा कॉइन में क्या आ जाए, टेल आ जाए। या फिर लास्ट हो सकता है या पहला कॉइन में मान लीजिए टेल आ जाए, दूसरा कॉइन में हेड आ जाए और तीसरा कॉइन में हेड आ जाए। तो टोटल पॉसिबल कितना आउटकम्स हो गया, देखिए इसी कर्ली ब्रैकेट में अंदर रख लिख दिए तो ये सैंपल स्पेस हो गया। टोटल क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉसिबल केस हो गया। तो यहाँ से देखिए रिजल्ट आ रहा है जब n कॉइन को आप टॉस कीजिएगा तो आउटकम्स क्या होगा। यहाँ से देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आफ्टर टॉसिंग एंड डिफरेंट कॉइन, या एंड डिफरेंट कॉइन एन कॉइन ले सकते हैं। टोटल लोग क्या हो सकता है। अब देखिए पहला में 2 है, एक कॉइन को टॉस किए 2 आया तो यानी कि रखते हैं इसको 2 की पावर 1। 2 कॉइन टॉस किए तो नंबर ऑफ टोटल सैंपल्स क्या आएगा 2 की पावर 2 4 आ गया। और 3 कॉइन टॉस किए टोटल नंबर सैंपल्स पर 8 आया, 8 को क्या ले सकते हैं 2 टू द पावर 3। तो यानी कि n कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल नंबर सैंपल्स पर क्या आ जाएगा 2 टू द पावर n। तो ये यहाँ से आप याद कर लीजिए, ये एक रिजल्ट है। और दूसरा रिजल्ट पे भी हम देखते हैं। दूसरा रिजल्ट देखने से पहले अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन के हेल्प से हम सैंपल स्पेस के बारे में और अच्छे तरीक़ा से सीख लेंगे। तो अभी तक बस हम लोग सैंपल स्पेस और इवेंट पे ही बात कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है राइट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमको लिखना है इन सिलेक्शन ऑफ 2 चिल्ड्रेन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी क्या कह रहा है कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 3 लड़का है और 4 लड़कियां हैं। उस ग्रुप से 2 बच्चे का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का अर्थ हुआ कि जिसको हम सिलेक्ट कर लिए, करने के बाद उसको फिर से उस ग्रुप में शामिल नहीं करें। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन कर ले फिर से ग्रुप में शामिल कर लेंगे। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट बहुत कंफ्यूजन वाला वर्ड है, इसका हम बहुत ब्रीफली से चर्चा करेंगे आगे के क्लास में। तो अभी जस्ट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और सैंपल स्पेस लिखने का तरीका बताते हैं, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपको कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप में क्या है, उस ग्रुप में आपको 2 बॉयज़ हैं। बॉयज़ कितना है 3 बॉयज़ हैं, सॉरी बॉयज़ कितना है 3 है और गर्ल कितना है 2 है। अब कह रहा है इसमें से आप 2 बच्चे का सिलेक्शन कीजिए। अगर 2 बच्चे का सिलेक्शन करेंगे तो उसमें सैंपल स्पेस क्या क्या होगा वो आप लिखिए। देखिए प्रोबेबिलिटी में हम क्या देखेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसका आंसर उसका सॉल्यूशन एक ही लाइन में हो जाएगा। तो सॉल्यूशन से आप मतलब मत रखिए, उसे डीपली सोचिए वो किस तरह से आया, प्रोसेस को समझिए और फील कीजिए क्या क्या हो सकता था और क्या क्या आया, और रिजल्ट का मीनिंग क्या है उसको समझिए। जैसे कि 3 बॉयज़ हैं और 2 लड़का है, सॉरी 3 बॉयज़ हैं एंड 2 गर्ल्स हैं। 3 बॉयज़ तो हम लिख सकते हैं बॉयज़ B1 होगा, B2 होगा और B3, 3 बॉयज़ मान लेते हैं। और गर्ल मान लेते हैं, क्या गर्ल है G1 और G2। इस हमको 2 बच्चे का सिलेक्शन करना है। तो 2 बच्चे का सिलेक्शन करना है
तो किस तरह सिलेक्शन करेंगे, देखिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। अब देखिए 2 बच्चे का सिलेक्शन करना है, तो हो सकता है उस 2 बच्चे में तीनों बॉय ही हो, सॉरी दोनों बॉय ही हो। 2 बच्चे का सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन ऑफ 2 चिल्ड्रंस, 2 चिल्ड्रन का अगर सिलेक्शन करेंगे तो हो सकता है उसमें दोनों बॉयज़ ही हो, ऐसा हो सकता है ना, या हो सकता है दोनों गर्ल ही हो। क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा वो सब हम लिखते हैं। या हम मानते हैं कि दोनों गर्ल सिलेक्ट हो जाए, या मान लीजिए एक गर्ल सिलेक्ट हो और एक बॉय सिलेक्ट हो। हाँ, अब ऐसे मान लीजिए एक गर्ल सिलेक्ट हो और एक बॉय सिलेक्ट हो। अब खुद सोचिए, आपको खुद सिलेक्शन करना है और 5 बच्चे आपके पास हैं। 5 बच्चे ऐसे हैं कि उसमें से 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां, सॉरी 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। उसमें से आपको 2 बच्चे को चुनना है, तो आप कैसे चुनिएगा, आप खुद सोचिए। या हो सकता है आप 2 लड़का को ही चुन लें, या हो सकता है 2 लड़कियों को ही चुन लें, या हो सकता है एक लड़का को चुने एक लड़की को चुने। अब तो इस तीनों से कैसे कैसे कितना सैंपल स्पेस बनेगा वो हमको लिखना है। तो देखिए 2 बॉय में से हो सकता है 3 बॉय में से हो सकता है 2 हम बॉय को ही चुन लिए। तो 3 बॉय में से 2 बॉय चुनने का क्या तरीका हो गया, 3 बॉय है उसमें से 2 चुनने का तरीका 2। आप परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़े होंगे, जो n डिफरेंट थिंग्स में से r थिंग्स सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है 3C2। ये परम्यूटेशन कम्बिनेशन अच्छे से पढ़े होंगे। और यहाँ और है, और का क्या मीनिंग होता है प्लस, यही परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़े होंगे आप, और का मीनिंग होता है प्लस। अब क्या है, हो सकता है आपका सिलेक्शन में 2 लड़की ही हो, तो 2 लड़की में से 2 लड़की को सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा 2C2। यहाँ और है तो प्लस। अब क्या है, या एक लड़का हो या एक लड़की हो, एक लड़का एंड एक लड़की, एंड है एक लड़का और एक लड़की, दोनों के बीच में एंड है। देखिए तो एक लड़की सिलेक्ट करने का क्या तरीका होगा, टोटल आपके पास 2 लड़कियां हैं, उसमें से किसी एक का सिलेक्शन करने का तरीका 2C1। एंड है, एंड का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। और एक बॉय सेलेक्ट करने का वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर बॉय आपको 3 है, उसमें से एक चुनने का तरीका ये हो गया। तो देखिए 3C2 क्या होता है, 3C2 होता है 3, ये होता 3C2 का अर्थ क्या हुआ 3 प्लस 2C2 क्या अर्थ हो गया 2 प्लस 2C1 इक्वल टू 2 इंटू 3C1 इक्वल टू 3। तो टोटल क्या हो गया, देखिए टोटल हो गया 3 प्लस 2 प्लस 6, टोटल कितना हो गया 6 2 8, सॉरी 2C2 क्या होता है, 2C2 होता है 1, 2C2 क्या होता है 1, 2C2 होता है ना। आप NCR का फॉर्मूला पढ़े होंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है। आप ये बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, कहाँ पे पढ़े होंगे, परम्यूटेशन कम्बिनेशन में। यही 2C2 है, देखिए तो 2C2 क्या हो जाएगा 2C2 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 1, तो यही 1 है, ये यहाँ पे 1 है। तो ये फॉर्मूला से हम ये तीनों का वैल्यू लिखे हैं, ये कितना हो गया टोटल 10 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा 10 होगा। 10 अब कैसे होगा, देखिए उसको हम अच्छा समझते हैं। 10 कैसे होगा, अब B1 B2 B3 है, उसमें से जो 2 बॉय का सिलेक्शन करते हैं तो 3 सिलेक्शन होता है। तो 3 सिलेक्शन कैसे होता है, देखिए कैसे होता है 3 सिलेक्शन। हो सकता है आप इस B1 B2 B3 में B1 को ले लिए और B2 को ले लिए, हो सकता है ना। या आप क्या किए होंगे, B1 को लिए होंगे या B3 को लिए होंगे, या क्या किए होंगे B2 को लिए होंगे और B3 को लिए होंगे। तो यही 1 2 3 सिलेक्शन, ये 3 है। और ये 1 में क्या है, ये 2 गर्ल का सिलेक्शन किए, 2 गर्ल आपके पास था ही और दोनों गर्ल का सिलेक्शन कर ही लिए। तो कैसे किए होंगे, G1 और G2 एक ही तरीका से किए होंगे। अब 2 लड़की है, उसमें 2 का सिलेक्शन करना है लड़की में से दोनों लड़की को, तो एक ही तरीका से कीजिएगा ना, G1 G2 को ले लीजिएगा। अब देखिए ये 6 तरीका कैसे हुआ, 6 तरीका में क्या है, एक लड़की लेना है और एक लड़का लेना है। तो एक लड़की लेना है, देखिए हो सकता है G1 लिए होंगे लड़की और लड़का लड़का लिए होंगे B1 कौन, या आप लिए होंगे G1 B2, यही लिए होंगे ना। फिर या G1 B3, इसी तरह आप G2 के साथ लिए होंगे, या G2 ले लिए होंगे, या आप B1 G2
B2 और G2 B3, 1 2 3 4 5 6, टोटल में 6 सिलेक्शन हो गया। तो आप यही फिजिकल मीनिंग को समझिए, जो प्रोबेबिलिटी में का मीनिंग क्या होता है, जो आंसर आया उसका क्या मीनिंग है, उस मीनिंग को समझिए। तो यही था मेरा क्या प्रोबेबिलिटी, किसके प्रोबेबिलिटी था, प्रोबेबिलिटी नहीं था, ये था आपको सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल सैंपल स्पेस हो गया। इसी को हम कॉमा लगा के लिख देंगे तो यही सैंपल स्पेस हो जाएगा इसका, यही हो गया सैंपल। ये इस सभी को हम अगर कॉमा लगा के लिख देंगे, कॉमा लगा के लिख देंगे इस करली ब्रैकेट के अंदर में, तो यही उसका सैंपल स्पेस हो गया। टोटल नंबर सैंपल क्या हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 10 एंड क्या क्या 10 में सिलेक्शन कैसे किए, तो वो ये सब है। तो ये था सैंपल स्पेस की बात। तो अब एक और बात करते हैं सैंपल स्पेस का, जब हम डाई को हम रोल करते हैं तो अक्सर क्वेश्चन आता है डाई को रोल करने पे, तो उसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो जब किसी डाई में उसका पासा, जैसे लूडो आप खेलते हैं तो लूडो में एक पासा होता है जिसका कि शेप होता है आपको क्या, क्यूबिकल होता है शेप, क्यूब टाइप का होता है शेप। आप देखिए देखे होंगे, आप अगर लूडो खेले होंगे तो लूडो में एक इस टाइप का शेप का होता है डाई, जिसमें 6 फेस होता है। टोटल नंबर ऑफ फेस डाई में कितना होता है, 6 फेस होता है। और हर एक में लिखा है, जैसे ये 1 है, ये 6 है, ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो देखिए जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या आता है ना, ये है राइट सैंपल स्पेस व्हेन, एक में क्या है 1 डाई रोल्ड। जब एक डाई को रोल्ड किए तो सैंपल स्पेस क्या आ सकता है, सैंपल क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स को ही हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। तो इसका सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं। एस क्या हो जाएगा, देखिए आप डाई है उसको रोल किए, तो देखिए आप जो लूडो खेलते होंगे तो लूडो में डाई को जब आप रोल करते हो, फेंकते होंगे, तो क्या चांस होती होगी जो कोई नंबर आए। तो आप सोचते होंगे हो सकता है या 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, यही होता है ना। तो यही मेरा कहलाया क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा 6, और ये हो गया आपको 1 से 6 तक। अच्छा ठीक है, अब एक क्वेश्चन और रखिए, जैसे कि हम बोलेंगे कि एक डाई को हम थ्रो किए, उसमें हेड आने का क्या चांस है। सोचिए क्या बोलेंगे, एक डाई को हम थ्रो किए, उसमें हेड आने का क्या चांस है, तो क्या बोलेंगे हेड आने का चांस 0 है, क्योंकि जब डाई को हम थ्रो करते हैं तो ये 1 to 6 आता है, हेड नहीं आता है। तो इस वर्क में ये इवेंट कहलाया क्या, हम वर्क क्या किए, वर्क किए डाई को रोल्ड करना का काम जो है वो वर्क कहलाया। और मेरा इवेंट क्या बोल रहे हैं हम, इवेंट बोल रहे हैं हम हेड आना, तो ये इस वर्क का इवेंट नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, जो हेड आना जो है वो डाई के थ्रो करने के इवेंट में शामिल नहीं है, इसके सैंपल स्पेस में शामिल नहीं है, तो वो इस वर्क का इवेंट नहीं हुआ। तो जैसे कि 1 डाई को थ्रो किया तो क्या आ गया सैंपल स्पेस 1 से 6 आ गया। उसी तरह 2 डाई को टॉस कीजिए एक साथ, 2 डिफरेंट डाई, रोल। अब 2 डिफरेंट डाई को अगर रोल करेंगे तो क्या क्या आएगा सैंपल स्पेस। डिफरेंट डाई क्यों बोल रहे हैं, मान लीजिए कि 2 डिफरेंट डाई है, पहला डाई है ब्लैक, पहला डाई जो है वो ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का है, इसको हम D1 बोलते हैं। और दूसरा डाई जो है वो है आपको रेड कलर का, दूसरा डाई जो है वो है आपको रेड कलर का, ये दूसरा डाई है D2, ये है रेड कलर का। तो दोनों क्या हुआ, दोनों अलग अलग हुआ। तो दोनों अलग अलग हुआ, तो 2 डाई को जो हम रोल करेंगे क्या क्या सैंपल स्पेस आएगा वो देखिए। सैंपल स्पेस लिखते हैं क्या क्या आएगा, देखिए यह हो सकता है पहला डाई में आपको 1 आ जाए, दूसरा में भी 1 आए, यही हो सकता है ना, हो जाए दूसरा में पहला में 1 आए, दूसरा में 2 आ जाए, या पहला में 1 दूसरा में 3, या आ जाए फिर 1 4 या 1 5 या 1 6, यही आ सकता है। या 2 1 आ सकता है, या 2 2 या 2 3 या 2 4 2 5 या 2 6, ये आ सकता है ना। या क्या आ सकता है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, यह आ सकता है 4 1
या 4 2 या 4 3 या 4 4 या 4 5 या 4 6, या क्या सकता है 5 1 5 2 5 3 5 4 या 5 5, या सकता है आपको 5 6, या सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और यह आ सकता है 6 6। अब देखिए किसी भी दो डाई को अगर आप रोल्ड कीजिएगा तो उसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स यही आएगा। या आप टॉस किया, सॉरी रोल्ड किए, थ्रो किए डाई को, तो क्या आ सकता है, या आपको पहला थ्रो में आ सकता है 1 1 या 1 2 1 3 1 5 1 6, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है सो इतना आ सकता है। टोटल आउटकम्स कितना हो गया देखिए, तो इसमें रो में भी है 6 एलिमेंट और कॉलम में भी है 6 एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 6 × 6 = 36। इसी को हम बोल सकते हैं 6 स्क्वायर। अब देखिए इससे हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम पिछले एग्जाम्पल में पढ़े थे, जब n कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आता है 2 to the power n। तो इसी तरह हम यहाँ भी लिख सकते हैं when n different dice are rolled then total number of आउटकम्स, या इसी को रिजल्ट ही बोलते हैं, पहले बोल दिए जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को आउटकम्स बोलते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 6 to the power n। ये याद रखिएगा कब, जब डाई मेरा डिफरेंट हो, तब जब दो n डिफरेंट डाई को हम रोल्ड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आएगा, ये रिजल्ट आएगा, वो 6 to the power n आएगा। अगर 3 डाई को रोल करते तो कितना नंबर आउटकम्स आता, 6 to the power 3 = 261। तो इस तरह से क्या देखें, जब हम दो डिफरेंट डाई को अगर हम रोल्ड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 to the power 2 = 66 आएगा। अब डिफरेंट बोले, अब अगर मान लीजिए 2 सेम डाई को हम रोल्ड किए तो क्या होगा, यहाँ हम डिफरेंट की जगह पे अगर हम सेम बोले तो क्या होगा, देखिए 2 सेम डाई, अब सेम डाई रोल्ड किए, सेम डाई रोल्ड करने का क्या अर्थ हो गया, अब दोनों आपका एक ही कलर का है डाई, जैसे कि अगर ये मान लीजिए रेड है तो दूसरा भी आपका रेड ही है ना, पहला डाई रेड है और दूसरा भी डाई रेड ही है, D1 भी रेड ही है। तो अब देखिए दोनों एक ही तरह का डाई है और एक ही तरह का डाई को आप जो फेंकिएगा तो आपको पता चलेगा कौन पहला था कौन दूसरा था। अब ना कलर है ना उससे मार्किंग है, मार्किंग 1 2 नहीं है, मार्किंग में D1 D2 नहीं लिखा हुआ है। अब दो डाई आपको एक ही कलर का दे दे और बोले थ्रो करने के लिए, और थ्रो करने के बाद बताए कौन पहला डाई था कौन दूसरा डाई था, ये आप नहीं बता सकते हैं। तो दो डाई को अगर जब थ्रो कीजिएगा तो दोनों डाई को थ्रो कीजिएगा तो रिजल्ट तो आपको यही आएगा, या एक पे आएगा 1, दूसरे पे 1, ये दूसरे पे 1 या तीसरे पे, रिजल्ट यही आएगा। लेकिन क्या होगा, अब इसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा टर्म, यानी कि पहला डाई पे 1 1 आए और यह पहला जो कि थ्रो किए हम उसमें 1 1 2 आए या 2 1 आए, बात क्या होगा, बराबर ही होगा, क्योंकि अब डाई में हम डिफरेंस कर ही नहीं सकते हैं। तो ये 1 2 आए या 2 1 आए, ये दोनों बराबर ही होगा, या आपको 1 3 आए या 3 1 आए, यही बराबर ही होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस दोनों में से किसी एक का हम काउंट करेंगे, क्योंकि दोनों का सेम ही कलर है, आप डिफरेंट नहीं कर पा रहे हैं कौन पहला डाई है कौन दूसरा डाई है, उसको थ्रो किए हैं तो अब 1 2 आ जाए 2 1 आ जाए, बात तो बराबर ही है। तो यानी कि इस केस को क्या करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे 1 से 6 तक। हाँ, फिर क्या करेंगे, इस केस को 2 3 आए, देखिए 2 3 है और यहाँ पे 3 2 है, 3 2 है, इसको भी कैंसिल कर देंगे हम, इसको भी कैंसिल कर देंगे, इसको भी कैंसिल कर देंगे, इसको भी कैंसिल कर देंगे और इसको भी कैंसिल नहीं करेंगे। यानी कि देखिए अब टोटल नंबर ऑफ जो केस होगा वो इतना ही होगा, यानी कि 66 में से हम क्या कैंसिल किए, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 36 में से हम 15 को माइनस कर दिया, कितना बच गया 1 और 2 21 बचा, देखिए 21 बचा।
हाँ, क्योंकि देखिए पहला डाई पे 1 2 आए या 2 1 आए, बात बराबर ही होगा, या दूसरा थ्रो में 1 3 आए या 3 1 आए, बात बराबर ही होगा। तो इस तरह से हम दो एलिमेंट एक ही बार आता है, दो एलिमेंट क्या सेम आ रहा है, तो उसमें से हम एक को हम माइनस कर दिए, एक को हम डिफरेंस कर दिए, एक को हम मिटा दिए, तो टोटल नंबर ऑफ सिंपलेस्ट में यही आता है। अब यहाँ पे गिन लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल उनके 21 होता है। तो अब देखिए ये 21 कैसे आया, तो जब n सेम डाई को हम टॉस करते हैं या थ्रो करते हैं या रोल्ड करते हैं, जब n सेम डाई, यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं सेम, जब n सेम डाई को हम रोल्ड करते हैं देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है, वो उसका फॉर्मूला होता है n + 5c5, ये फॉर्मूला होता है। इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से, और ये क्यों होता है वो हम दिए आपको होमवर्क, आप खुद सोचिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं, अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की अच्छे से कॉन्सेप्ट है आपके पास, तो इसके बारे में सोचिएगा कि जब दो सेम डाई को हम रोल्ड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम से रिजल्ट कितना होता है, वो होता है n + 5c5। जैसे कि यहाँ पे n = जब 2 रखिएगा, जब 2 रखिएगा क्या हो जाता है, n = 2 + 5c5 यानी कि 7c5। इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। इससे क्या लिख सकते हैं 7 × 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 2 इंटू 1, ये लिख सकते हैं ना। फैक्टोरियल 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 3 = 6, 7 × 3 = 21, देखिए आंसर आ गया। यानी कि जब n सेम डाई को हम रोल्ड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आएगा, n + 5c5। अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़े हुए हैं तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचिएगा। वैसे अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि जब n सेम डाई को रोल्ड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स n + 5c5 कैसे आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपको आगे आने वाला है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ये आप सोचिएगा अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़े हुए हैं तो। और ये कैसा है वैसे अगले क्लास में आपको बताएंगे। वैसे एक बेगर फार्मूला पढ़े होंगे, बेगर फार्मूला से बेगर थ्योरम होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, उससे ड्राइव होगा ये n + 5c5। तो अगले क्लास में हम इसको अच्छा से बताएंगे। तो आज की क्लास से हम लोग क्या सीखे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं, चांस भी बोल सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी को क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को हम चांस भी बोल सकते हैं। और इस चैप्टर में हम किसी भी इवेंट के होने या नहीं होने के चांस का कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ हम। यहाँ तक है, इसे बार बार आप रिवाइज कीजिए और पढ़िए, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे, जो इवेंट का टाइप भी पढ़ेंगे क्या होता है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल डिफिनेशन ही पढ़ेंगे। अभी हम प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन भी नहीं पढ़े हैं, तो अगले क्लास में हम प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन भी अच्छे से पढ़ेंगे, क्लासिकल डिफिनेशन क्या होता है, उसके बाद इवेंट का टाइप पढ़ेंगे और बहुत कुछ पढ़ेंगे। और ये भी आपको बताएंगे जो n सेम डाइस को जब हम रोल्ड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स में n + 5c5 कैसे होता है। तो अब आप फॉर्मूला का नोट बनाइए, जो कि हम बार बार क्लास में बोलते रहते हैं। फॉर्मूला का नोट जरूर बनाइए और उसे बार बार रिवाइज कीजिए, और अब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।